अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। हमने इथाइल अल्कोहल को शुरू किया था। आज हम इथाइल अल्कोहल के एक्यूट पॉइजनिंग और क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्कोहल बेसिकली बुनियादी तौर पर ये सीएनएस डिप्रेसेंट है, लेकिन पहले ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो थोड़े अरसे के लिए हमें जो सिम्टम नज़र आते हैं वो सीएनएस स्टिमुलेशन के होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो जो मेन सिम्टम होते हैं वो सीएनएस डिप्रेशन के होते हैं। तो जब हम एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल को पढ़ते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस में हम उसके साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, दूसरा स्टेज है स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, तीसरा स्टेज है स्टेज ऑफ कोमा। इसमें जो पहला स्टेज है ये इसमें जो सिम्टम होते हैं ये सीएनएस स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं, जबकि बाकी जो 2 स्टेजेस है ये अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट है यानी सीएनएस डिप्रेशन उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आते हैं। तो जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है ये एक स्टेज होता है कि जिसमें जब ब्लड में जो उसका इथाइल अल्कोहल का जो लेवल है अगर वो 50 से 150 मिलीग्राम परसेंट से यहाँ तक हो जाए, तो जब ब्लड में कंसंट्रेशन इतना हो जाए तो इस दौरान स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट आता है, यानी इनिशियल जो सीएनएस स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारे साथ नज़र आते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट नज़र आता है वो है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब है कि सेंस ऑफ वेलबींग, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको बस बहुत खुशी होती है, वो बहुत ज़्यादा बातूनी बन जाता है, उसके इमोशन कंट्रोल में नहीं होते, वो डांसिंग शुरू करता है, नाचना शुरू कर देता है, वो छलांगे लगाता है, वो फियरलेस हो जाता है, यानी वो उसको खौफ महसूस नहीं होता, वो ऐसा दिखाई देता है जैसे उसमें बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, लेकिन असल में उसके जो सेंसेस है वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। इसके अलावा उसका जो विजुअल एक्विटी है यानी जो उसका जो विजन है वहाँ पर जो विजुअल एक्विटी होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ निस्टेगमस हमें नज़र आता है। निस्टेगमस 2 तरह का निस्टेगमस नज़र आता है। एक पोजिशनल निस्टेगमस हमें नज़र आता है। पोजिशनल निस्टेगमस का मतलब ये है कि उसका हेड जिस पोजीशन में टिल्ट होता है वही उसी तरफ निस्टेगमस होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पर ये रिवर्स हो जाता है, यानी अगर हेड या बेंट होता है तो जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ निस्टेगमस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक पोजिशनल निस्टेगमस नज़र आता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल निस्टेगमस। यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल निस्टेगमस भी नज़र आता है। तो ये 2 निस्टेगमस भी नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जो मेंटल कंसंट्रेशन है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसका जजमेंट जो है ना वो इम्पेयर्ड, वो अच्छी तरह जज नहीं कर सकता, उसका जो अटेंशन होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो अच्छी तरह फोकस नहीं कर सकता, मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाती है, हत्ता कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम भी याद नहीं रख सकता, और उसके जो सेक्सुअल पावर होता है वो भी बढ़ जाता है इन एक्साइटमेंट स्टेज। यहाँ पर उसका जो सेक्सुअल पावर है वो बढ़ जाता है, लेकिन वो जो एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो परफॉर्म भी करे तो वो जो एजुकुलेशन होता है वो नहीं कर सकता, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है लेकिन वो एजुकुलेशन नहीं करता। और इसके साथ साथ ये सारे तकरीबन जो सीएनएस के स्टिमुलेंट इफेक्ट है और बाद सीएनएस डिप्रेशन के भी इफेक्ट इस स्टेज में हमें नज़र आते हैं। जो दूसरा स्टेज है स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, यहाँ से बुनियादी सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट शुरू होते हैं। जब ब्लड में उसका लेवल 150 से 250 मिलीग्राम परसेंट हो जाए तो इस दौरान इनकोऑर्डिनेशन के सिम्टम नज़र आते हैं। इनकोऑर्डिनेशन जिस तरह खुद बताता है कि यहाँ पर इनकोऑर्डिनेशन आता है, वो चेयरफुल इरिटेबल हो जाता है बंदा, वो एक्साइटेबल हो जाता है, उस पर स्लीपिंग इफेक्ट जो कि सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट है वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो बुनियादी सेंटर है जैसे परसेप्शन या स्किल्ड मोमेंट का जो सेंटर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो बंदा जो है ना फाइन स्किल्ड मोमेंट नहीं कर सकता इस स्टेज के दौरान, और उसके साथ साथ उसके स्पीच और फाइन फिंगर मोमेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका जो फेस है वो फ्लश्ड हो जाता है, पल्स जो है ना वो रैपिड पल्स हो जाता है, सेंसेस जो है ना वो डिक्रीज हो जाते हैं, जो टच टेस्ट स्मेल डिफरेंट सेंसेस है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जो टेम्परेचर है वो हाइपोथर्मिया हो जाता है, वो कम हो जाता है, और ब्रेथ, और जब आप उसके ब्रेथ को सूंघेंगे तो आपको अल्कोहल का स्मेल भी महसूस होगा। यहाँ पर उसके जो प्यूपल होते हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं,
और जब आप उसको लाइट उसमें थ्रू कर शो करते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है, यानी वो पूरी तरह अच्छी तरह रिएक्शन नहीं करते। तो ये स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन में ये सारे सिम्टम हो गए। आखिरी जो स्टेज होता है एक्यूट इथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग का, वो है स्टेज ऑफ कोमा। जब ब्लड में कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 250 mg% हो जाए तो इस दौरान स्टेज ऑफ कोमा आता है, जो कि मोस्ट सीरियस कंडीशन है। यहाँ पर उसका जो स्पीच हो जाता है वो थिक स्लर्ड स्पीच हो जाता है, जो कि अल्कोहलिक मशहूर जो ड्रंकन लोग होते हैं उसका जो इनकोऑर्डिनेटेड स्पीच होता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी मुतासर हो जाता है, उसको सर चकराता है, उसका फाल हो जाता है, ज़मीन पर गिरता है, पल्स रैपिड हो जाता है, हाइपोथर्मिया आ जाता है। और यहाँ पर जो प्यूपल होते हैं स्टेज ऑफ कोमा में, यहाँ पर प्यूपल कंट्रैक्टेड हो जाते हैं। इन कोऑर्डिनेशन में प्यूपल पहले डायलेटेड होते हैं और डिमली रिएक्ट टू लाइट, जबकि स्टेज ऑफ कोमा में जो प्यूपल होते हैं वो कंट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आप उस पर्सन को थप्पड़ मारे या पिंच मारे तो उसकी वजह से फिर डायलेट हो जाते हैं और फिर स्लोली रिटर्न हो जाते हैं। यानी ये अलामत स्टेज ऑफ कोमा में कि जब आप उस पेशेंट को इस तरह पंच मारे या थप्पड़ मारे तो पहले कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन फिर वो डायलेट हो जाते हैं और फिर स्लोली फिर कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस साइन को कहते हैं मैक इवांस साइन। मैक इवांस साइन, मैक इवांस साइन ये एक साइन है कि जब आप उस अल्कोहलिक पर्सन को इस तरह पंच मारते हैं या थप्पड़ मारते हैं तो उसके जो कोमा स्टेज में कंट्रैक्टेड पीपल होते हैं वो पहले डायलेट हो जाते हैं और फिर स्लोली रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि मैक इवांस साइन। इस तरह पेशेंट जो है ना वो कोमा में चला जाता है और उसका जो ब्रीथिंग है वो स्टिटोरस बन जाता है। यहाँ पर जो रिकवरी होती है, रिकवरी मोस्टली पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर रिकवर नहीं होते तो मुख्तलिफ स्टेजेस में से पास होते हैं। पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन होते हैं। अगर विक्टिम 5 घंटे के अंदर अंदर कोमा से रिकवर न हो जाए तो फिर उसका जो प्रोग्नोसिस होता है यहाँ पर एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग का वो ख़तरनाक होता है, यानी उसके बचने के चांसेस कम होते हैं और उसके डेथ ड्यू टू शॉक, यानी शॉक की वजह से उसके जो डेथ के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर हो जाता है, जिसकी वजह से एस्फाइक्सिया होता है और उसके अलावा एस्पायरेशन के चांसेस भी होते हैं। जो फेटल डोज है नॉन एडिक्ट पर्सन में अब्सोल्यूट अल्कोहल का 150 से लेकर 250 ml तक, यानी अब्सोल्यूट अल्कोहल जो मैंने आपको बताया था वो 150 to 250 ml ऑफ अब्सोल्यूट अल्कोहल जब 1 घंटे के अंदर कोई नॉन एडिक्ट पर्सन ले ले तो ये फेटल डोज है इथाइल अल्कोहल का। और डेथ का जो रिस्क होता है ये कब बढ़ता है, जब ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन 200 mg/dl से बढ़ जाए। जब ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन 200 mg/dl से बढ़ जाए तो इस दौरान रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाता है। इसके अलावा फेटल पीरियड 12 to 24 आवर्स है, 12 to 24 आवर्स ये फेटल पीरियड है। डायग्नोस किस तरह करेंगे, तो एक तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मेल आपको महसूस होगा इन केस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग। उसके साथ साथ उसको कंफर्म करने के लिए फिर हम ब्लड को एनालिसिस करते हैं, ब्लड को यानी वहाँ पर जो सीरम ग्लूकोज लेवल है वो उसको हम एनालाइज करते हैं, इंटॉक्सिकेशन को देखते हैं, सीएनएस डिप्रेशन के सिम्टम को देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि सीएनएस डिप्रेशन काज करता है, मिसाल के तौर पर बेंजोडाइजिपिन, बारबिचुरेट, उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग को। तो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमें उस बंदे को एक गर्म कंबल में लपेटना चाहिए या किसी गर्म जगह पर उसको शिफ्ट करना चाहिए और उसको एक खामोश इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरेशन के चांसेस होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक्सपायरेशन के चांसेस को कम करें। इसके साथ साथ अदर पॉइजनिंग के केस में जिस तरह हम गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं तो यहाँ पर भी हम गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे और उसके लिए अल्कलाइन सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने विद इन 2 आवर यानी 2 आवर के अंदर अंदर हमें गैस्ट्रिक लेवाज भी करना होगा विद अल्कलाइन सोल्यूशन। उसके साथ उसको 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन, 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन जिसमें 10% इंसुलिन, 10% ग्लूकोज हो, 10% ग्लूकोज
और उस ग्लूकोज के साथ साथ हम 15 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन भी देते हैं, 15 यूनिट्स इंसुलिन। यानी हम इस तरह करते हैं कि 1 लीटर नॉर्मल सेराइन सॉल्यूशन को लेते हैं और फिर उसमें 10% ग्लूकोज होता है और उसके साथ 15 यूनिट इंसुलिन को देते हैं। या इस तरह करते हैं कि 50% डिक्सट्रोज सॉल्यूशन लेते हैं, उसको इंट्रावीनसली देते हैं। यानी आइविलाइन के थ्रू 50% डिक्सट्रोज को देते हैं इंट्रावीनसली। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम थायामीन भी देते हैं, थायामीन। क्योंकि अल्कोहल विटामिन B1 की डिफिशियंसी काज करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर विटामिन B1 की कमी के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बेरी कास होता है या वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कास होता है। तो इसके लिए हम थायामीन देते हैं 100 मिलीग्राम थायामीन हम देते हैं इन 500 ml सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन में हम देते हैं ग्लूकोज के इंट्रावीनसली। यानी थायामीन देते हैं 100 मिलीग्राम, जो कि 500 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन में हमने दिया होता है इनको, उसको हम इंट्रावीनसली देते हैं। उसके साथ चूँकि ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है, तो रिस्पायरेटरी सपोर्ट भी हम देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी भी करते हैं। इसके अलावा उसको हम हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस भी करते हैं। अगर उनका बिहेवियर एग्रेसिव होगा तो इसके लिए हम डिफरेंट इंटरवेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन सच एज लोराजिपाम 1 मिलीग्राम, उसको भी हम देते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन होता है इन केस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग। मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन जो मशहूर है, जो MCQs में भी आता है, उसको बोलते हैं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब मोस्टली हॉलीडे यानी जब छुट्टी होती है, तो जो लोग होते हैं वो शराब नोशी ज़्यादा करते हैं। तो अगर वो ज़्यादा शराब पिए तो उसकी वजह से उसको एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर एरिथमियास काज होंगे। तो इस कंडीशन के जिसमें ज़्यादा शराब पीने की वजह से हॉलीडे के दिन उसको डिफरेंट कार्डिक एरिथमियास, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर एरिथमियास काज हो जाए, इसको फिर हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। इसके साथ साथ हाइपोग्लाइसेमिया भी काज होता है, गेस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, टॉक्सिक साइकोसिस, ये सारे डिजीज़ काज होते हैं। अगर कोई टीनेजर है और उन्होंने अल्कोहल को लिया है तो उसमें एनीमिया, मैक्रोसाइटोसिस और एंजाइम एलिवेशन, बिलिरुबिन और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, ये सारे डिफरेंट इफेक्ट आते हैं। तो सिंपल मतलब ये है कि अल्कोहल पॉइजनिंग इंतहाई ख़तरनाक है। उसको हम स्टेप के थ्रू ट्रीट करते हैं। पहले हम उसको वार्म इन्वायरमेंट, काम इन्वायरमेंट में लेते हैं, फिर उसको हम अगर 2 आवर के अंदर उन्होंने लिया है तो फिर हम अल्कलाइन सॉल्यूशन के थ्रू गेस्ट्रिकली वॉश करते हैं। उसके अलावा हम उसको 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन देते हैं, 10% ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिया भी होता है, उसको भी हमने टैकल करना होता है। तो हम इस तरह देते हैं, या 50% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन हम देते हैं इंट्रावीनसली। उसके साथ चूँकि अल्कोहल विटामिन B1 के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, तो हम विटामिन B1 के डिफिशियंसी के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए हम थायामीन देते हैं 100 मिलीग्राम इन 500 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ हम रिस्पायरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। इसके अलावा हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट डोमेन है इन केस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग।